Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. The announcement of 6,000 rupees per annum as income support to the farmers across the country has been one of the biggest highlights of the interim budget 2019. How will this scheme roll out and what are the other contours of this income support scheme? Joining me now is Minister of State for Agriculture, Gajendra Singh Shekhawat. I welcome you on the program. Thank you very much, ma'am. My first question to you, sir, is that this step, of course, is a very big step forward. But the main problem and the major question which is arising in the minds of the people is that how are you going to quantify the small and the marginal farmers who have land up to 2 hectares? See, लैंड रिकॉर्ड रखना निश्चित रूप से राज्य सरकारों का विषय है, लेकिन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं तो हमारे पास में बहुत सारा डेटा है, लेकिन इस स्कीम को लेकर के हम राज्य सरकारों के सतत संपर्क में लगभग प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार के अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत हो रही है। भारत सरकार ने प्रोएक्टिव मैनर में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव लेवल के ऑफिसर्स को एक एक राज्य की जिम्मेदारी देकर के कृषि विभाग के अधिकारियों को हमने प्रत्येक राज्य में भेजा है। और जिस तरह से काम चल रहा है, मैं विश्वास करता हूं कि इस महीने के अंत तक हमारे पास में सारी इन्फॉर्मेशन होगी और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है कि किसानों के हैंड होल्डिंग के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिनिमम इनकम सपोर्ट के लिए जो घोषणा की है, इसकी पहली किस्त को उनको दे पाएंगे। जहाँ तक इस योजना के बारे में जो प्रश्न आपने किया है, इसकी पृष्ठभूमि में देखने की आवश्यकता है। पिछले 5 साल में देश की सरकार ने जिस तरह से कृषि क्षेत्र को केंद्र बिंदु मानते हुए विभिन्न योजनाएं लागू की। हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो खाद्यान्न की कमी वाला देश था और धीरे धीरे कालांतर में प्रगति करते हुए हमारा देश आज इस मुकाम पर है कि हम दुनिया के 10 बड़े एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग नेशंस में से एक हैं। हम दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी होते हुए भी आज हमारा एग्रीकल्चर ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे पक्ष में है। हमारा निर्यात जो है वो आयात से कम है, आयात से अधिक है। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में जो आज तक एग्रीकल्चर को देखने का नज़रिया जो होता था, कृषि क्षेत्र को देखने का जो नज़रिया होता था, वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न की लंबे वर्षों तक कमी रही थी, इसलिए प्रोडक्शन सेंट्रिक था। हम हमेशा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए चिंता करते थे कि किस तरह से हमारा उत्पादन अधिकाधिक हो। पहले वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पेट भरने के लिए, हमारे लोगों का पेट भरने के लिए हमारी आवश्यकता थी। लेकिन आज विषय परिवर्तित हुआ और अब वर्तमान में इस बात की आवश्यकता है कि हम कृषि को लाभकारी बनाने के दृष्टिकोण से इस पूरे सेक्टर को देखें। सरकार ने इस दृष्टिकोण से सोचना प्रारंभ किया और इसी दृष्टिकोण से एग्रीकल्चर की सारी योजनाओं को इसको फोकस रखते हुए एग्रीकल्चर की सारी योजनाओं को लागू किया, निर्माण किया और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया। लेकिन मिस्टर शेखावत, जो ये वाली जो स्कीम है, जो 6,000 पर एनम इनकम सपोर्ट की जो स्कीम है, उसमें ये कहा गया है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो डीबीटी का जो बेसिस है, वो क्या हम ये मान के चले कि जिन फार्मर्स के पास या जिन किसानों के पास जनधन अकाउंट्स हैं, आधार अकाउंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम उनके ज़रिए जाएंगे या आप लोग कुछ और पैरामीटर्स लेंगे जिनके थ्रू डीबीटी होगा? देखिए, इस देश में अब ये प्रश्न बेमानी हो गया है कि जिन किसानों के पास में जनधन अकाउंट है, आज 100% किसान जो है उसके पास में जनधन अकाउंट है। ओके। और देश की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऑलरेडी उन जनधन अकाउंट्स में पैसा दे रही है। इसलिए इन्फॉर्मेशन आने के बाद में उन अकाउंट्स के माध्यम से पैसा देना कहीं भी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। पात्र व्यक्ति को लाभ मिले और एक व्यक्ति को एक जगह से ज़्यादा जगह पर लाभ न मिले, इस दृष्टिकोण से हमने जो है उसमें आधार को लिंक करने का इसमें निर्णय किया है। लेकिन अभी भी कुछ जगह पर आधार इनेबलाइजेशन नहीं हुआ, आधार लिंकेज विद द अकाउंट नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट। तो हमने कम से कम उन जगहों के लिए आधार की अनिवार्यता को जो है एक बार की एग्जाम्प्ट करते हुए, एक साल के लिए एग्जाम्प्ट करते हुए उसको दूसरे अन्य आइडेंटिफिकेशंस के साथ में जोड़ने का काम किया।
शेखावत जी, ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे कुछ देखने को और पढ़ने को आया जब ये स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ था, और बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये जो राशि है, ये जो 6,000 रुपये पर एनम की जो राशि है वो मंथली 500 रुपये होती है, तो ये बहुत कम है और बहुत देर से आई है। तो ऐसे लोगों को जो ये बातें कह रहे हैं, जो ये क्रिटिक्स ये बातें कह रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कम से कम हमने 6,000 रुपये दिया तो है। जो लोग लगातार वर्षों तक सत्ता में थे उन लोगों ने तो 6 रुपये भी नहीं दिए थे, तो 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देना। और दूसरा, इसको केवल इस दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है। जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि इसको पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की पृष्ठभूमि में देखने की आवश्यकता है कि पिछले इतने वर्षों में, पिछले 5 साल के कालखंड में जिस तरह से सरकार ने काम किया, हम अगर केवल इस 6,000 रुपये के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे शायद हमको ये कमी दिखाई देगी। बिल्कुल। लेकिन कृषि मूल रूप से राज्य का विषय होते हुए भी देश की सरकार ने जिस तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, बजटरी एलोकेशन के माध्यम से इस क्षेत्र को एड्रेस करने का, इसकी समस्याओं को एड्रेस करने का काम किया। ये यूपीए की सरकार के समय में 2009 से लेकर के 2014 तक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजटरी एलोकेशन वाज समवेयर अराउंड 1,21,000 करोड़। और पिछले 4 साल की, 5 साल की अगर मैं बजट एलोकेशन को इसके दृष्टिकोण से तुलना करूं तो लगभग 78% की ग्रोथ है, वो 2,41,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। यदि केवल मैं इस वर्ष की तुलना करूं, 19-20 के लिए जो बजटरी एलोकेशन कृषि क्षेत्र के लिए हमने प्रपोज किया है, तो जैसा मैंने कहा कि जो यूपीए की सरकार के 5 साल का कुल 1,21,000 करोड़ बजट था, उससे भी 16% अधिक 1,41,000 करोड़ रुपए केवल 1 साल के लिए एलोकेशन किया है। सरकार हैंड होल्डिंग करती है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करती है, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से करती है। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के को लागू करके जो है किसान को उसकी ज़मीन की गुणवत्ता की जांच हो, उसके आधार पर उसको फर्टिलाइज़र की उपयोग उसका कम हो सके, राइट क्रॉप उगा सके। किसान की सिंचाई बढ़ाने के लिए जो है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना PMKSY के माध्यम से 99 रुकी हुई परियोजनाओं को साथ लेकर के उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करके 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन में नई सिंचाई की सुविधा उत्पन्न करना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से एक एक बूंद का अधिकतम उपयोग हो सके, इस दृष्टिकोण से काम करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से एक अम्ब्रेला कवरेज किसान को मिनिमम प्रीमियम पर देना, किसान को सही राइट मार्केट मिल सके उसके लिए इनाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है उसको एडिकेट मार्केट देना, और उसके आगे बढ़ाते हुए 22,000 ग्रामीण हाटों का इस दृष्टिकोण से जो है टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके। आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को एक साथ देखने एक साथ देखना, और इसके बाद में जो अलाइड सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, जिसके बारे में इस बजट में भी चर्चा हुई है कि हमने इस बार फिशरीज का डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया, अलग से डिपार्टमेंट करना, एनिमल जो लाइव स्टॉक रखता है, जो भी पशुपालन करता है, जो फिशरीज का काम करता है, उन सबको भी किसान के एट पार मानते हुए वही सारी एग्रीकल्चर रेट पर लैंडिंग, जो किसान को जिस दर पर KCC का ऋण मिलता है, ठीक उसी नियमों के आधार पर उसको ऋण मिले, इसकी सुविधा भी प्रदान की। एक सवाल, अभी पशुपालन और ये जो कामधेनु आयोग का अनाउंसमेंट हुआ था उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक जानना चाह रही थी एक इन्फॉर्मेशन कि ये जो 6,000 रुपये की धनराशि है जो किसानों को मिलेगी, ये क्या कोई ऐसा है अरेंजमेंट कि ये राशि आप हर साल बढ़ाने की कोशिश होगी, या आने वाले जो साल हैं उसमें ये राशि बढ़ाई जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज मुझे इस बात के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए कि आने वाले समय में बढ़ाई ही जाएगी। पर जब कोई चीज़ शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से समय और समय की मांग और आवश्यकता को देखते हुए उसमें निश्चित रूप से विचार होता है, और ऐसा होता ही है कि बढ़ता ही है हमेशा। बहुत सारे लोग शेखावत जी ये भी बोल रहे हैं कि जब हम इनकम सपोर्ट की बात करते हैं तो फार्मर्स को बहुत सारी और सब्सिडीज़ मिलती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, फर्टिलाइज़र है, तो ये सब सब्सिडीज़ को सब्स्यूम कर लेना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए अगर आप इनकम सपोर्ट कर रहे हो। तो ये इस तरीके का जो एक नैरेटिव आ रहा है, कृषि क्षेत्र में मोटिवेशन फैक्टर बनाए रखना भी आवश्यक है। आपने सारी सब्सिडीज़ को सब्स्यूम करके और एक साथ आपने बेनिफिट ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि लोगों की जो अरुचि कृषि के प्रति है, वो मैं एक किसान होने के नाते ये बात कह सकता हूँ कि शायद वो एक नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। ओके। पूरी दुनिया में
एग्रीकल्चर सेक्टर को हैंडहोल्ड करने की जो विधाएं हैं वो ठीक इसी तरह काम करती हैं। और हमने जिस तरह से इस सेक्टर को एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में देखा, मैंने आपको सारे विषयों की चर्चा की, उसके साथ साथ में एक प्रोक्योरमेंट की भी चर्चा करना चाहता हूँ। भाव उत्पादन के समय में, फसल के हार्वेस्ट के समय में भाव कम होना एक बड़ी चुनौती है, और चुनौती का सीधा साधा सामने कारण है कि हमारा जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा हमारा उत्पादन। लेकिन किसान को उत्पाद का सही मूल्य मिल सके, इस दृष्टिकोण से हम लोग हमेशा प्रयास करते रहें। गेहूं और चावल की खरीद वर्षों से जो है फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री करता है, मिनिस्ट्री कर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स करके FCI के माध्यम से करता है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ में जो है उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो अन्य दलहन और तिलहन की फसलें, हमने MSP तो 1.5 गुना लागू कर दी, लेकिन केवल MSP लागू करने से तो जो है विषय पूरा नहीं हो सकता था जब तक कि हम प्रोक्योरमेंट को नहीं बढ़ाएं। बिल्कुल। अब 2009 से 14 के समय में जितना प्रोक्योरमेंट के लिए बजट एलोकेशन था, उस बजट एलोकेशन में 1000% की वृद्धि हुई है। 10 गुना बजट एलोकेशन हमने किया। अगर मैं केवल जो क्रेडिट गारंटी भारत सरकार देती है सेंट्रल एजेंसीज को प्रोक्योरमेंट के लिए, यदि उसके परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो पिछली सरकार के समय में ये क्रेडिट गारंटी 1690 करोड़ हुआ करती थी, और वो पिछले कई वर्षों से 1690 करोड़ थी। पिछले चुनाव की आचार संहिता 5 मार्च को लगी थी। 4 मार्च को सरकार ने उसको 1690 करोड़ से बढ़ा करके 2590 करोड़ रुपए किया था। एक दिन पहले इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। 900 करोड़ रुपए जो है उसको बढ़ाया था। यदि मैं उस 2590 करोड़ के मानक को भी मान लूँ, वहाँ से लेकर के हमने पिछले 5 साल में उसको बढ़ा करके 45,000 करोड़ रुपए कर दिया। और अगर मैं प्रोक्योरमेंट की चर्चा करूं, तो प्रोक्योरमेंट भी क्योंकि हमने उसमें क्रेडिट गारंटी को बढ़ाया, तो उसी प्रोपोर्शन में 20 गुना लगभग प्रोक्योरमेंट भी पल्सेस में बढ़ा है। बिल्कुल। और लगभग 10 गुना प्रोक्योरमेंट ऑयल सीड्स में बढ़ा है। और इसके साथ साथ में नीतियों को एड्रेस करना, जहाँ एडिबल ऑयल, आज भी एडिबल ऑयल सेक्टर में हम इंपोर्ट पर जो है डिपेंडेबल हैं। आज भी अब लगभग हमारा 60% खाद्य तेल जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन उसके कारणों को जानने की आवश्यकता है, और देश को जानना चाहिए उसके कारण को। जब माननीय अटल जी की सरकार थी, उस समय में जो एडिबल ऑयल हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी जो है एक समय में 75% से लेकर के 85% थी, क्रूड और रिफाइंड दोनों में अलग अलग। और उस समय में हमारा ऑयल सेक्टर जो है वो लगभग सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ पहुंच चुका था। उसके मानस तक लगभग हमारा 80% एडिबल ऑयल हम देश में उत्पादन कर रहे थे। लेकिन यकायक सरकार ने ड्यूटी स्ट्रक्चर को बदला, नई सरकार आई, यूपीए की सरकार बनी, ड्यूटी स्ट्रक्चर बदल दिया और 0% और 5% कर दिया। हमारा किसान फिर डिमोटिवेट हुआ, और उस डिमोटिवेशन फैक्टर के कारण से फिर हमारी इंपोर्ट बढ़ गया, हमारे किसान को राइट प्राइस नहीं मिल रही। हमने उसको एड्रेस किया, ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया, WTO के नियमों के अधीन जितना मैक्सिमम ड्यूटी इंपोज किया जा सकती थी वो किया। और आज उसका परिणाम है कि आप देख लीजिए पिछले 2 साल में सोयाबीन की कीमत जो है अपने आप बढ़ी है, मार्केट स्टेबलाइजेशन हुआ, और हमको प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। ये तो आपने शेखावत जी प्रोक्योरमेंट के बारे में बताया कि कैसे ऑयल सीड सेक्टर पूरा फिर से रिवाइव किया, लेकिन एक और जो अनाउंसमेंट इस इंटरिम बजट में था वो इंटरेस्ट सबवेंशन का था कि किसानों को कैसे इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जाए। लेकिन ये जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की बात की जा रही थी कि उनको हम ये इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, तो ऐसे बहुत सारा एक काफ़ी बड़ा तबका, एक फिगर आ रहा है कि करीब 7 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड्स नहीं हैं। तो सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है कि इंटरेस्ट सबवेंशन उन सारे किसानों को मिले? देखिए, किसान को KCC के माध्यम से बैंक से या इंस्टीट्यूशन से लोन मिले, ऋण मिले, ये कल्पना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, और उन्होंने ये KCC कार्ड देश के किसान के लिए लागू किया था। अटल जी की सरकार और उसके बाद में यूपीए की सरकार, दोनों सरकारों के समय में कुल जो देश में KCCs अवेलेबल थी किसान के पास में, वो लगभग 5 करोड़ 28 लाख, 5 करोड़ से कुछ ज़्यादा किसानों के पास में थी। पिछले 5 साल में हमने इसमें लगभग 2-2.25 करोड़ किसानों को और जोड़ा है। लेकिन निश्चित रूप से धरातल पर इस बात का अनुभव आया है कि KCC बनाने में अभी भी किसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसको 4-5 बैंक से NOC लानी पड़ती है, बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, और अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में जो है इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया है
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय पीयूष गोयल साहब का कि उन्होंने एक कमिटमेंट रिफ्लेक्ट किया है कि देश के किसान को सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर केसीसी बनना चाहिए। ये एक विषय। दूसरा विषय, तो यानी कि जिन किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी उनको सुविधा मिलेगी। उनको किसान क्रेडिट कार्ड मिलने में कोई चुनौती न आए, उनको सुगमता से मिल सके, इसको सुनिश्चित करना ये एक विषय। दूसरा विषय कि जो लाइव स्टॉक रखने वाला और फिशरीज का काम करने वाला है, मछली पालन का काम करने वाला है, उसको भी किसान मानते हुए किसान के समान सुविधा मिले, ये दूसरा विषय, जो कि पहले नहीं होता था, जो कभी था नहीं। और तीसरा विषय कि केसीसी पे जिसने लोन लिया है, प्राकृतिक आपदा, देश इतना बड़ा है, अलग अलग तरह का मौसम है, अलग अलग तरह का टेम्परेट रीजन है, हर जगह अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती सामने खड़ी रहती है। प्राकृतिक आपदा आने पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का सरकार देती है वो, प्लस टाइमली रीपेमेंट के लिए 3%, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट के लिए 3% का और इंटरेस्ट सबवेंशन, कुल जो 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है वो केवल 2% ही डेफर होता था, बाकी 3% जो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का वो डेफर नहीं होता था, किसान का ब्याज बढ़ जाता था। माननीय मोदी जी की सरकार ने इस बजट के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया है कि यदि प्राकृतिक आपदा किसान को घेरती है और उसका लोन रीस्ट्रक्चर होता है तो उसके कंप्लीट, और 2% का वो जो इंटरेस्ट सबवेंशन जो था वो भी सिर्फ 1 साल के लिए ही उसका माफ़ होता था, उसके बाद उसको नहीं माफ़ होता था। लेकिन हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि उसके कंप्लीट रीस्ट्रक्चर पीरियड के लिए उसको दोनों 3% और 2% दोनों ही इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा उसको मिलेगी। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात है। लाइफ स्टॉक की बात करें तो इस बार राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की बात हुई है, तो ये आयोग एक्चुअली क्या करेगा, इसका क्या काम होगा, ये कैसे निर्धारित करेगा चीज़ें कि हमारी जो गाय हैं, भैंसें हैं, वो कैसे, ये पूरी जो प्रक्रिया है इसकी क्या होगी? ठीक है, हमारी इंडिजीनियस ब्रीड, चाहे राजस्थान की थारपारकर हो, राठी गाय हो, गुजरात की गिर हो, हरियाणा की साहिवाल हो, हमारी रेंडी हो, हमारी ओंगोल ब्रीड हो, ये सारी जो है हमारी ब्रीड्स जो हैं ये हमारे वातावरण के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सबसे ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र के लिए सूटेबल थी। दुर्भाग्य से इस देश में ऐसे लोगों ने शासन किया जिनकी मानसिकता ये थी कि जो कुछ पश्चिम से आता है वो श्रेष्ठ होता है। आज भारतीय गौवंश दुनिया में जहाँ कहीं भी गया, ब्राज़ील इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज ब्राज़ील में 55 लाख से ज़्यादा हेड्स गायों के, गिर गाय के हैं और प्योरेस्ट ब्रीड की गिर गाय उनके पास में, जबकि हमने दुर्भाग्य से अपनी ब्रीड को, विदेश की नस्ल को उत्तम मानते हुए उसको, अपनी ब्रीड को जो है वो प्योरिटी उसकी समाप्त कर दी। हम अपनी ब्रीड्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और जो हमारी खुद की थाती थी उसको किस तरह से वापस खड़ा कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से गोकुल मिशन हमने सरकार में लिया था। और अपनी ब्रीड्स और हमारी जो देशी महिष वंश है, जो भैंस हमारी बफेलो एंड हैं, आज हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस जो है, कोई दुनिया में कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। आज दुनिया की जो है वर्ल्ड मिल्किंग कंपटीशन में यदि कोई एक जानवर, एक गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है वो भारतवंश की गौवंश है, गिर देती है। लेकिन भारत में हमारा उत्पादन कितना कम, यदि हमें विश्व के गिर गाय के उत्पादन ब्राज़ील के कंपेयर करूं तो हमारा उत्पादन आधा भी नहीं। तो हम अपनी ब्रीड को इम्प्रूव कैसे करें, इस दृष्टिकोण से काम करना प्रारंभ किया था। और इसको और मजबूती देने के लिए एक कामधेनु आयोग बना करके, और उस आयोग के माध्यम से हम अपनी गौवंश को, अपने महिष वंश को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह से इसको और तेज़ी से किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से, क्योंकि आज स्ट्रे एनिमल्स पूरे देश भर के सामने, किसान के सामने चुनौती है, उसके माध्यम से हम फीमेल काऊ ही पैदा हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने काम करना शुरू किया। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने सीमेन सेंटर्स बनाए, हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बेस्ट ऑफ क्वालिटी एनिमल्स अपनी बेस्ट क्वालिटी रूट स्टॉक से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकें। इसके लिए हमने 20 सेंटर्स देश भर में खड़े करने की दिशा में काम करना प्रारंभ किया और वो लगभग संपूर्णता की ओर है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए हम अपने गौवंश को, अपने स्थानीय वंश को किस तरह से और ज़्यादा
प्रभावी और उपयोगी बना सकते हैं, इसके लिए कामधेनु आयोग काम कर। लेकिन जो फंक्शनिंग है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की और एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी है, तो क्या इनकी फंक्शनिंग में कोई ओवरलैपिंग होगी या ये अलग अलग एंटिटीज के तौर पे देखे जाएंगे? गोकुल मिशन सरकार की एक योजना है। अच्छा, आयोग इस सब चीज़ों को ऊपर से देखते हुए मॉनिटर करे, इसके लिए जो काम करेगा। अच्छा, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का भी गठन हुआ था और हमारी जो पूरी कैटल इकोनॉमी है और जितना दूध की बनी चीज़ों का जो पैदावार है, हम उसमें अभी तक आप भारत को कहाँ खड़ा देखते हैं? मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ जब ये कहता हूँ कि हम केवल खाद्यान्न के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक नहीं हैं, केवल कॉटन के सबसे बड़े उत्पादक नहीं हैं, हम केवल शुगर केन या शुगर के सबसे बड़े उत्पादक नहीं हैं, आज हम दूध के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। और पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो है पिछले 5 साल में 100 ग्राम से ज़्यादा देश भर में बढ़ी है। आज देश की पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो है वो लगभग 400 ग्राम का आंकड़ा छूने वाली, प्रतिदिन का आंकड़ा छूने वाली। इसलिए हम निश्चित रूप से हमने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया। वुमेन अपलिफ्टमेंट के दिशा में इसने, कोऑपरेटिव ने और डेयरी सेक्टर ने जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। एक विषय की चर्चा मैंने आपके साथ में की कि हमने लाइव स्टॉक ओनर्स को भी केसीसी की सुविधा प्रदान करने का काम किया, लेकिन इसके साथ साथ में डेयरी डेवलपमेंट के लिए और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के लिए कॉर्पस बनाया है। 10,558 करोड़ रुपए का डेयरी डेवलपमेंट फंड हमने एक कॉर्पस के रूप में बनाया, ताकि जितनी कोऑपरेटिव और जो डेयरीज हमारी काम कर रही हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, चाहे सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, वो अपना जो है अपने का आधुनिकीकरण किस तरह से कर सकती है, अपने नेटवर्क को और किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकती हैं, क्वालिटी को किस तरह से और ज़्यादा एश्योर कर सकती हैं, उसके लिए सरकार उनको कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराएगी। चाहे वो स्टेट के थ्रू आए और चाहे वो कोऑपरेटिव के थ्रू आए। और इसके साथ साथ में लाइव स्टॉक के प्रमोशन के लिए भी हमने एक कॉर्पस बना करके, जो लगभग 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कॉर्पस है, उसको भी हैंड होल्ड करने का काम किया है। तो इन दोनों के माध्यम से हमने इस पूरे सेक्टर को स्ट्रेंथन करने का काम किया। और वो इसलिए आवश्यक भी था कि यदि कृषि क्षेत्र का रिवाइवल करना है, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, पूरे देश के किसान से कमिटमेंट है कि हम 5 साल में 2022 तक देश के किसान की आमदनी दुगना करेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि उसके लिए हमको फार्म इनकम पर डिपेंडेबिलिटी को कम करना पड़ेगा और हमको अपनी जो एलाइड सेक्टर है, उस एलाइड सेक्टर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये सब निर्णय उसी दिशा में उठाए गए कदम। एक जो बड़ा कठिन सवाल आता है और जो डेटा गैदरर्स हैं उनके सामने भी आता है कि जो एग्रीकल्चर का शेयर है पूरी जो नेशनल आउटपुट में, अगर 1950 से देखें और शुरुआती दौर में जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% से ज़्यादा था। अब क्या रीज़न है कि जो कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल जीडीपी है एग्रीकल्चर का वो कम होता दिख रहा है? कुछ 17 से 20% के बीच में दिखता है, तो 16-17% के बीच में फ्लोट कर रहा है जी। देखिए, केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इनटू टोटल जीडीपी घटा हो, ऐसा नहीं है। दुनिया में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जिस तरह से जो दूसरे सेक्टर स्ट्रेंथन हुए, जिस तरह से सर्विस सेक्टर बढ़ा, उसके बाद में दुनिया के सभी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर जो है वो घटा है। हमारा देश भी उनमें से एक है। तो आप इसको ग्लोबल ट्रेंड के तौर पे देखते हैं? ग्लोबल ट्रेंड भी है और ये देश की आवश्यकता भी थी। केवल हम एग्रीकल्चर के बेस पर पूरी दुनिया में जिस तरह से हमारी जीडीपी पूरी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम 11वें पायदान से 4.5 साल के कालखंड में 6ठे पायदान तक पहुँचे और 5वें पर जाने की तैयारी है। मुझे लगता है कि इंडिया को जो 3 ट्रिलियन इकनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं वो केवल एग्रीकल्चर के आधार पर नहीं होगी, हमको सारे सेक्टर्स को एक साथ बढ़ाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल शेखावत जी आपसे चलते चलते कि चुनाव बहुत करीब है और लोग जो अभी तक जिन लोगों ने लिखा है और जिन लोगों ने ये बातें कही हैं कि रूरल डिस्ट्रेस एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रैलिंग पॉइंट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि फार्मर्स का तबका बहुत बड़ा है। तो अभी जैसे हमने 3 स्टेट्स में चुनाव देखे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि रूरल डिस्ट्रेस की वजह से पार्टी शायद बहुत अच्छा नहीं कर पाई उन स्टेट्स में। तो आने वाले चुनाव में आप मान के चल रहे हैं कि रूरल डिस्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा और एक इम्पॉर्टेंट चुनौती होगी वो सरकार के सामने, या इतनी बड़ी चुनौती नहीं है और उसको हम पार कर पाएंगे?
देखिए, इस विषय को मैं दो दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक तो जैसा मैंने कहा कि हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस तरह से काम किया, ठीक उसी तरह से देश की सरकार का यदि 5 साल का मैं टोटल फोकस एज फार एज द बजटरी एलोकेशन एंड द स्कीम्स दोनों में देखूं, तो हमेशा ही गरीब और गांव उसका केंद्र बिंदु रहा है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने जिस तरह से काम किया है, चाहे गांव में सड़क बनाना हो, चाहे गांव में बीज सेंटर्स बनाना हो, चाहे गांव में सैनिटेशन के लिए काम करना हो, गांव में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करना हो, हमने जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से साधारण मानवी और जो गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी उसके जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में काम किया है। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने इंटरेस्ट में झूठे वादे करके और शायद कुछ बेनिफिट टेम्पररीली असेंबली इलेक्शंस के दौरान ले पाने में कामयाबी हासिल की होगी, लेकिन अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। अब वो उनके जो झूठ हैं वो जनता के सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश भर का ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति जो है वो इस बात को अब भली भांति समझता है। ये इंटरनेट का युग है, अब भली भांति समझता है कि देश में सरकार किसकी बनेगी तो देश जिस रास्ते पर जा रहा है वो सपना सफल हो पाएगा, और जनता उस दृष्टिकोण से अपना मानस बना चुकी है और ठीक वैसा ही निर्णय करेगी। Thank you so much, Mr. Shekhawat. Thank you so much. Thank you very much. So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.